हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए नियंत्रण और समन्वय चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और ये चैप्टर आपके 10+2 के लिए और 10th के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितनी भी चीज़ें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आप मतलब कि नोट्स साथ के साथ बनाते जाइएगा, जिससे कि बीच बीच में आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले ही हम देखते हैं, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो इसका मतलब आप पेपर में पूछा है कि भाई अनुक्रिया किसे कहते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं वो अपने पर्यावरण के अनुरूप क्या करते हैं, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के प्रति क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। अब बात करते हैं हम कि उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन को समझ लीजिए आप। उद्दीपन क्या है? पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, जैसे मान लो पर्यावरण में कोई परिवर्तन हो गया, ठीक, जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। जिसके अनुरूप सजीव क्या करते हैं, अनुक्रिया। मतलब कि सजीव, जैसे कि मान लीजिए मुझे ठंड लग रही है बाई चांस, ठीक है। अगर मुझे ठंड लग रही है तो मैं क्या करूँगा, मैं और कपड़े पहन लूँगा, मतलब मैं जैकेट पहन लूँगा। अगर मुझे गर्मी लगेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ैन ऑन कर लूँगा, जिससे कि उसके प्रति मेरी क्या चल रही है, अनुक्रिया चल रही है। ठीक है, उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, देखिए आपने प्रकाश में देखा होगा कि अगर रोशनी कम हो तो आँख हमारी फैल जाती है, अगर हमारी रोशनी ज़्यादा हो तो हमारी आँख छोटी हो जाती हैं। ठीक है, और ऊष्मा की बात करें तो देखिए, मान लीजिए पेन है, गर्म है, अगर मैं ऐसे टच करूँगा तो मैं बहुत जल्दी ऐसे कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये गर्म है, मैं ऊष्मा के प्रति अनुक्रिया दर्शा रहा हूँ। सॉरी, हाँ। अगला है ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श। ध्वनि का समझ में आ गया होगा कि जब भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे उंगली लेते हैं, कानों को बंद कर लेते हैं। तो ये तो करते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा हो गया उद्दीपन। अब हम बात करते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, यदि जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र ना हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगी। अतः इन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। बहुकोश की जीवों में सामान्यतः क्रियाओं के लिए यह प्रभावशाली है। जंतुओं में यह दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। तो देखो, जितने भी जंतु हैं उन सभी जंतुओं के लिए नियंत्रण और समन्वय बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तंत्र का तंत्र की क्रियाविधि, मतलब कि हमारे बॉडी में जो तंत्र का तंत्र होता है वो किस प्रकार अपनी क्रियाविधि को दर्शाता है, वो हम देखने वाले हैं। यह सूचना विद्युत आवेग के रूप में भेजता है। तो तंत्र का तंत्र जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो अपनी जो सूचना है, जो मैसेज है, वो विद्युत आवेग के रूप में, इलेक्ट्रिक के रूप में सेंड करेगा। हमारा ये पहला पॉइंट है। शरीर में तंत्र का तंत्र अपना जाल बना लेता है और न्यूरॉन इसकी संरचनात्मक इकाई है। तो हमारा पूरी जो शरीर है, ठीक है, हमारा पूरा शरीर है, इसमें पूरे शरीर में तंत्र का पूरा जाल फैला हुआ है। और हमारा जो मस्तिष्क होता है वो न्यूरॉन से ही मिलकर बना हुआ है टोटल। ठीक है, जो न्यूरॉन होती है हमारे शरीर में, जो तंत्र का तंत्र है, उसकी जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन है। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड हाँ, आइए दूसरा पॉइंट देखिए। तंत्र का तंत्र संवेदी सूचना प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। तो देखिए, तंत्र का तंत्र क्या करेगा, संवेदी सूचना को प्राप्त करेगा, मतलब कि संदेश को भेजता है। ठीक है, संदेश बहुत तेज़ी के साथ पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये देखिए, ये इसके देखिए नुक है। मान लीजिए ये किसी भी कारणवश मेरे हाथ में ऐसे लग जाए तो मैं क्या करूँगा, इस हाथ को तुरंत हटाता हूँ ना। ऐसा तो है नहीं है कि मतलब कि मेरा हाथ इस तरीके से आ गया और मैं हाथ को हटा ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी देखा, आपने देखा भी होगा, हमारे कभी कांटा लग जाता तो हम पैर को तुरंत पीछे का कर लेते हैं, या फिर गर्म चीज़ को कभी हम छू लेते तो बहुत तेज़ी के साथ पीछे हटाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये तंत्र के तंत्र बहुत तेज़ी के साथ कार्य करता है। एक तो होता तेज़ी, एक होता बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर अंतःस्रावी क्रियाविधि किस प्रकार कार्य करती है। शरीर के अंगों की अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावण करती है। ये हार्मोन कई
क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास एवं जनन नियंत्रण करते हैं। देखिए हमारी वृद्धि हो रही है, आपको पता होगा कि हमारे माइंड में एक ग्रंथि होती है जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, जिससे हमारी जो शरीर है वो ग्रोथ कर पाता है। उसके साथ साथ में जो जनन को नियंत्रित करती है, तो जनन को नियंत्रित करने वाले भी हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं। वो आगे चलकर जब मैं जंतुओं में हार्मोन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा। क्लियर है? आइए हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। हार्मोन रुधिर के माध्यम से संदेश को पहुंचाते हैं। तो आपको बता दें हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो संदेश जाता है जो अंतःस्रावी वाला है, हार्मोन होता है। तो हमारे जो बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनमें नलिकाएं नहीं होती, वो डायरेक्ट क्या करती हैं अपने हार्मोन को ब्लड में रिलीज़ करती हैं, और ब्लड में रिलीज़ करने के बाद में वो जो हार्मोन है वो हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और अपने जो भी उनके लक्ष्य अंग होते हैं वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं और उस पर क्रिया करते हैं। ठीक है, आइए लास्ट पॉइंट है हमारा, संदेश बहुत धीमी गति और लंबे समय तक प्रभावी होते हैं। धीमी गति आपको बता दें, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि रात को जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वो एक्टिव हुई और सुबह तक मतलब कि वो बहुत मतलब कि सुबह 2 फुट का था और रात में एंडोक्राइन जो ग्लैंड थी पीयूष ग्रंथि वो एक्टिव हो गई और शाम तक या फिर मॉर्निंग तक वो व्यक्ति कैसा हो गया 5 फीट का हो गया। तो ऐसा कभी तो तुमने नहीं देखा होगा। हमारी एज के हिसाब से हम धीरे धीरे मतलब कि हमारी विकास होती है, हमारी वृद्धि होती है, एक साथ नहीं होती है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जंतु तंत्र का तंत्र के बारे में। ठीक है, नियंत्रण कहाँ गया, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र का तंत्र एवं पेशी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो नियंत्रण और समन्वय हमारी जो तंत्र का तंत्र है वो क्रिया करेगी और हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्रिया करेंगे, आपस में तालमेल मिलाकर तब वो सिस्टम चलता है पूरा। ग्राही क्या है? ग्राही को हम रिसेप्टर बोलते हैं। ग्राही को समझ लेते हैं। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत श्रेय होते हैं जो वातावरण से सूचना का पता लगाते हैं। मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूँ और तुम मुझे देख रहे हो, तो इसका मतलब हम देख कहाँ से रहे हैं? मैं नाक से नहीं देख रहा हूँ, जीभ से नहीं देख रहा हूँ, कानों से नहीं देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आँखों से देख रहा हूँ ना मैं आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो फोटो रिसेप्टर होंगे वो मेरे कहाँ होंगे? आँखों में, जिसके माध्यम से मैं आपको देख पा रहा हूँ और तुम मुझे देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए पहला हमारा इसी के ऊपर है फोटो रिसेप्टर, इसको प्रकाशग्राही बोलते हैं। तो प्रकाशग्राही, तो प्रकाशग्राही कहाँ होंगे? आँखों में होंगे। और प्रकाश तो आपको पता है कि हम इसी के माध्यम से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अगला है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर की बात अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं? ये कॉल का मतलब समझ गए होंगे कि हम फ़ोन पर बात करते हैं। जैसे हम फ़ोन पर बात करेंगे तो हम करते क्या है? हम ध्वनि को सुनते हैं, अपने ध्वनि को सुनेंगे या फिर कोई जो आवाज़ है वो हमारे कानों के अंदर जाती है। तो फोनो रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं? कानों में होते हैं। इससे हम किसी चीज़ को सुनते हैं और हमारे शरीर का जो संतुलन होता है वो बना रहता है। अगला है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इसको हम गंधग्राही बोलते हैं। मान लीजिए मेरे घर में कोई चूहा मर गया, वैसे कहीं मरा नहीं है, मान लो कि मर गया। अगर चूहा मर गया तो मुझे बहुत बदबू आएगी। क्यों? क्योंकि मेरी जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होंगे वो गंध को क्या करेंगे? सिंपल है, रिसेप्टर मैंने बोला है तो वो उस गंध को पता लगाएंगे और जैसे गंध का पता लगेगा मैं चारों तरफ ढूंढूंगा कि भाई चूहा कहाँ मरा हुआ, उसे ढूंढूंगा और बाहर फेंकूंगा उसे मैं। या फिर मान लीजिए मैंने कोई फॉग परफ्यूम लगाया तो उसमें खुशबू होती है, उसके माध्यम से मुझे अच्छा फील होता है। तो आप समझ गए होंगे गंधग्राही कहाँ पाए जाते हैं? हमारे नाक पर पाए जाते हैं। अगला है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इसको हम स्वादग्राही बोलते हैं। देखा होगा कि अगर लड़कियां हो तो उनको पटाखे को देख के मुँह में पानी आ जाता है, या फिर सफ़ेद रसगुल्ला हो तो उसे देख के तो मेरे मुंह में पानी आ सकता है। ठीक है, तो जो स्वादग्राही होते हैं वो हमारे जीभ में पाए जाते हैं और ये स्वाद का पता लगाते हैं। ठीक है, कौन मतलब को जो चीज़ खा रहे हैं, क्या नमकीन है, क्या मीठा है, इन सभी चीज़ों के बारे में। अगला है हमारा थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर को हम स्पर्शग्राही बोलते हैं और स्पर्शग्राही हमारे त्वचा पर पाए जाते हैं
और इससे हम पता लगाते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर्स लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को फीवर वगैरह आ जाता है तो वो इस तरीके से हाथ को इस तरीके से गले पर रख कर देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर को देखते हैं कि तुम ठंडे हो या गर्म हो, ठीक है ना। उसके साथ साथ में ये दाब, यहाँ पर देखो दे भी रखा है, ठंडा गर्म, त्वचा में होता है ठंडा गर्म, ताप गर्मी, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए हमारे थर्मो रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। तो आई थिंक ये ग्राही तो आप लोगों के बहुत अच्छा समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगरबत्ती या गंध का पता कैसे चलता है? तो देखो अभी तो बोल दिया अगरबत्ती या गंध का पता कैसे चलता है, या फिर कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि बराबर में मुर्गा बना हुआ है, उसकी गंध हमारे कानों तक आ जाती है, तो कैसे पता चलेगा बताइए। या फिर फॉर एग्जांपल के तौर पर बराबर में पड़ोस में क्या बना है भाई, कुछ अच्छा सा बता दो। पड़ोस में हाँ शाही पनीर बना देते हैं। अगर मान लीजिए बराबर में शाही पनीर बना हुआ है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। कभी किसी घर में पनीर बना हुआ है, या फिर तुमने देखो कि दाल का छौंक लगा हुआ है या रायते का छौंक लगा हुआ है, तो मतलब ये गंध पता पड़ जाती है, अगरबत्ती की गंध आ जाती है। तो भाई हमें पता कैसे चलता है ये हम देखेंगे, ठीक है। आइए, जब अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी सुगंध वाला धुआं हमारे नाक में उपस्थित ग्राही ग्रंथ ग्रहण करता है। ये अगरबत्ती की गंधग्राही द्वारा रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। संवेदी न्यूरॉन द्वारा विद्युत आवेग के रूप में सूचना मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क क्षेत्र तक पहुंचाते हैं, जिससे हम अगरबत्ती गंध का पता चलता है। तो आपको बता दें हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें बोला है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में देखो ये आगे वाला, ये वाला जो पार्ट है ना आगे वाला, इसको ये आगे है तो इसको भी बोल रहे हैं हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। इसमें मतलब कि गंध का पता लगाने वाले मतलब कि केंद्र होते हैं, ठीक है ना। नाक के द्वारा ऐसे गंध अंदर गई तो ग्राही वो उसे रिसेप्ट कर लेगा। संवेदी न्यूरॉन अंदर उसे पहुंचाएगी, कहाँ तक, उसके न्यूरॉन धीरे धीरे जो न्यूरॉन होंगे वो अंदर माइंड तक जाएंगे, और माइंड में जो गंधग्राही है वो उसको पता लगाएगा भाई अब इसके गंध कैसी है, हमें गंध का पता चल जाता है, ठीक है। ऐसा तो ये नहीं है कि कहीं मरा हुआ कुत्ता है और उसमें से आपको परफ्यूम की खुशबू आए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। चलिए, अगर ग्राही ठीक से कार्य ना करें तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब हम ये देखने वाले हैं क्या, देखो हमारे ग्राही हैं, अभी देखो अंदर महाभारत चल रहा है, और महाभारत में भाई धृतराष्ट्र जो थे उसको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब उसके जो प्रकाश ग्राही हैं वो बिल्कुल डिसमिस हो चुके हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे ग्राही ठीक से काम ना करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन ही ना पाए मेरी आवाज़ को, कान के अंदर के जो ग्राही हैं आपके फ्यूज उड़ गए। या फिर फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा समझिए कि मैंने मान लीजिए मैंने पटाखे खाए, मैंने नीम की पत्तियां भी खा ली, और उसके साथ मैंने शाही पनीर भी खा लिया, मैंने मोमोज भी खा लिए, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि इनका टेस्ट कैसा था, तो कैसा लगेगा, बिल्कुल बेकार। इसका मतलब हम किस चीज़ को खा रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए भाई। अगर हमारे ग्राही ठीक से काम नहीं करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि ये ठीक से कार्य ना करें तो मस्तिष्क सूचना को ग्रहण नहीं कर पाएगा और देर से कर पाएगा, अतः सुरक्षित हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा जो शरीर है, मतलब कि जो ग्राही है वो ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा जो शरीर है वो असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सूचना है वो ठीक से हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएंगी। आपको समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें बच्चों को मतलब मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब आप इसे पढ़ेंगे तो फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, ठीक है। बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, लास्ट तक हम आपके साथ है ना, टेंशन कर लेने का है। तंत्रिका कोशिका, इसको हम नर्वस सेल बोल देते हैं, ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी तरीके से तंत्रिका तंत्र की ये होती है, तो ये भी एक कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो मैं न्यूरॉन बोल रहा हूँ वो भी एक कोशिका होती है, जो मानव शरीर की तो सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग। तंत्रिका कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं? पहला है धूम्रिका, जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। कोशिका काय से निकलने धागे जैसी संरचना धूम्रिका कहलाती है, जो सूचना को ग्रहण करती हैं। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा
कि धूम्रका कौन सी हैं। ठीक है, डायग्राम दिखाऊंगा ना तब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। आइए, कोशिका काय, इसको हम साइटोन बोलते हैं। इसके बीच में केंद्रक व चारों ओर कोशिका द्रव जिसमें निलसन कण व कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये धूम्रका से प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। विद्युत आवेग को मैं आप लोगों को बता चुका था। देखिए, ये है हमारे पास एक्सॉन। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की धूम्रका तक पहुंचाती है। देखिए, आपको समझ में आएगा इस डायग्राम से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वृक्ष जैसी जो संरचना है आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम धूम्रका बोलते हैं। ठीक है, बीच में इसके केंद्रक है, इसके चारों ओर यहाँ पर कोशिका द्रव पाया जाएगा। और आपको बता दें कि उसके साथ ये कोशिका काय है। कोशिका द्रव को तंत्रिका कोशिका में कोशिका काय बोलते हैं। इसके अंदर जो राइबोसोम होंगे, मतलब कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के कुछ कण होंगे, उसको नेल्सन कण बोल देते हैं। उसके साथ ये वाला जो पार्ट है, ये तंत्रिकाक्ष वाला पार्ट है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो हमारी जो सूचना होती है धूम्रका से होती हुई, कोशिका काय से होती हुई, एक्सॉन से होती हुई, ये यहाँ तक पहुँच जाती है। ये इसका एंडिंग पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर इसका दूसरा तंत्रिका कोशिका यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, और वो क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, वो इससे जुड़ेगा और इसकी सूचना को दूसरी तंत्रिका तंत्र तक भेज देगा। इसी वाले पार्ट को हम सिनेप्स बोल देते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि ये अंतर्ग्रथन या सिनेप्स क्या है। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा 10+2 वाला, उसमें ये काफ़ी बार पूछा गया है कि अंतर्ग्रहण या सिनेप्स क्या है। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं उंगलियां तंत्रिका कोशिका के धूम्रका के मध्य का रिक्त स्थान होता है, जहां विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे यह आगे संचरित होता है। तो इसका मतलब सूचना एक जगह से दूसरी जगह पर तक जो पहुंचती है वो विद्युत आवेग और रासायनिक, मतलब केमिकल एंड इलेक्ट्रिक फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र की जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास कोई ए है। ठीक है, और ये विद्युत आवेग यहाँ पर आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये एंडिंग पार्ट है, एक्सॉन का एंडिंग पार्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, इसमें ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो द्रव सा निकल रहा है, इसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। तो ये ध्यान रखना कि तंत्रिका कोशिका का जो एंडिंग पार्ट होता है, उससे एसिटाइलकोलिन रसायन स्रावित किया जाता है, जो विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदलता है। और ये रासायनिक संकेत पहुंच जाता है दूसरी धूम्रका पर। ये दूसरी न्यूरॉन की धूम्रका है। ये इस यहाँ पर आने के बाद में ये क्या करेगा, केमिकल को पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिक, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो दो तंत्रिका, एक ए हो गई, ऊपर वाली ए और नीचे वाली बी, इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है ये वाला, ठीक है, इसी खाली स्थान को बोलते हैं हम सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का गैप जो होता है उसी को हम सिनेप्स बोल देते हैं। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क के बारे में हम एक नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी फिर ये वाली वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिएगा और इसमें समझिएगा। कोई भी चीज़ दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए हर एक वीडियो लेकर आने वाला हूं 10+2 की, और 10+2 की तो ये चली रही है, उसके साथ साथ इसी में आपका जो हाई स्कूल वाला है टॉपिक, हाई स्कूल वाले जो भी टॉपिक हैं वो भी सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसे पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। और मेरी जितनी भी भाई मेहनत है, बस इतनी मेहनत लगा कर हम आप लोगों को बस यही करा रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से घर पर बैठकर सुरक्षित रहकर आप पढ़ते रहें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए सभी लोगों के लिए जय रस्तु, टाटा बाय बाय।